हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। मैं मेरे इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो डीएनए एप्लीकेशन का टॉपिक है, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी बुक से है। स्टूडेंट्स, मैं मेरे लास्ट वीडियो में मेसेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में बता चुका हूँ, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन का एक आधारभूत प्रयोग था, आधारभूत एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने, क्रिक साइंटिस्ट ने डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मेथड्स के बारे में बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला संरक्षी कंजर्वेटिव मेथड, दूसरा अर्ध संरक्षी यानी कि सेमी कंजर्वेटिव, और तीसरा है आपका समान रूप से वितरित या फिर डिस्पर्सन, समान रूप से वितरित, डिस्पर्सन मेथड, डिस्पर्सल मेथड। स्टूडेंट्स, डिस्पर्सिव मेथड और ये तीनों मेथड से इनसे सिद्ध क्या होता है? सबसे पहली वाली बात संरक्षी मेथड। संरक्षी मेथड में ये कहा जाता है कि जैसा डीएनए पेरेंट्स का होता है वो कि वही डीएनए क्या होता है, एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन में रेप्लिकेट हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसा कि ये है, ऐसे के ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाएगा। ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड हुआ? संरक्षी मेथड, कंजर्वेटिव मेथड। लेकिन ये है जो एक तरह से जो पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स में चेंज आता है, उसके लिए ये मेथड है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि यदि हमारे अंदर कुछ चेंजेज आने हैं तो यदि हमारा डीएनए पेरेंट्स के जैसा सेम है तो हमारे अंदर चेंजेस कैसे आएंगे? या फिर नेक्स्ट प्रोजेनी में चेंजेस लाने के लिए डीएनए के मॉलिक्यूल में चेंजेस होना भी बहुत ज़रूरी है, और संरक्षी मेथड से वो सिद्ध नहीं हो सकता। वो मेथड है वो संरक्षी मेथड के ज़रिए से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा वो है अर्ध संरक्षी। अर्ध संरक्षी मेथड सेमी कंजर्व मेथड में क्या है? सेमी कंजर्व मेथड के ज़रिए से ये पता लगता है कि आधे गुण तो हमारे अंदर किसके आते हैं? पेरेंट्स के, और आधे गुण एक तरह से जो नए कैरेक्टर्स हैं उनसे आते हैं। यानी कि जो डीएनए है वो नया, जो डीएनए नई प्रोजेनी में आएगा, नई संतति में आ रहा है, उसमें आधे तो पुराने चेन से और आधे वाले एक तरह से वातावरण के कारण एवं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण चेंजेस होते हैं। इस प्रकार से 50-50% एक तरह से कैरेक्टर्स आते हैं। यानी कहने का मीन ये है, आप सपोज डैट, आप सोचें भी इस बात को, मान लो हमारे एक तरह से जो कैरेक्टर हैं वो ना तो सेम हमारी माँ से मिलते हैं ना हमारे फादर से, लेकिन दोनों से कुछ कुछ मिलते हैं। तो इसका मतलब कुछ कुछ मेथड का मतलब हमारे आधे कैरेक्टर्स तो उनसे आए हैं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन पूरे कैरेक्टर हमारे उनसे नहीं आए हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमें उनसे अलग भी हैं। वो किस कारण से? अर्ध संरक्षी, डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रकृति के कारण ऐसा हो पाया। तीसरा जो मेथड है वो है डिस्पर्सल, यानी कि समान रूप से वितरित। ये क्या कहता है? ये कहता है कि डीएनए में आधा मटेरियल, यानी कि मान लो ये मटेरियल तो पेरेंट से, जैसे ही आधा मटेरियल किसके है, एक तरह से नया जनरेट हुआ। यानी कहने का मतलब है समान रूप से वितरित होता है। कहने का मीन ये हुआ कि आधा मटेरियल हाफ 50-50, जस्ट 50-50। जैसे मान लो ये डॉट डॉट मटेरियल मैं पेरेंट का बताता हूँ और ये न्यू कैरेक्टर वाला बताता हूँ, ये डॉट पेरेंट का और ये न्यू कैरेक्टर। यानी कहने का मतलब है हाफ मटेरियल तो कैसा होगा? पेरेंट वाला होगा इस प्रकार से, और हाफ क्या होगा? न्यू वाला होगा। लेकिन ये भी स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइप से डीएनए का मैकेनिज्म संभव नहीं है। तो इसीलिए जो सर्वमान्य माना गया वो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल था, मेसेल्सन-स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था, वो मॉडल एक तरह से समझने के लिए एकदम मान्य किया गया। तीनों ही मॉडल आए, क्रिक ने बताया, लेकिन जो मान्य मॉडल था वो कौन सा था? अर्ध संरक्षी मॉडल। स्टूडेंट्स, इसके बाद डीएनए के कुछ मेथड्स आए कि डीएनए एक तरह से रेप्लिकेट करता कैसे है।
स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए किन किन आवश्यकताओं की हमें ज़रूरत है, यानी कि कौन कौन सी आवश्यकता हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली जो आवश्यकता है वो न्यूक्लियोटाइड अणु के रूप में प्रीकेसर्स, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड अणु हैं उनका एक तरह से एक्टिवेटेड होना। जैसे कि हमारे पास मान लो डाई एक तरह से एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डाई एक तरह से ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी, टीएमपी और सीएमपी, यानी कि हमारे पास जो एक तरह से न्यूक्लियोटाइड्स थे वो किस फॉर्म में थे, मोनो फॉर्म में थे। अब इनको एक्टिवेटेड करने के लिए ट्राईफॉस्फेट एंजाइम की मदद से इनको किस में चेंज किया गया, डी एटीपी, डी जीटीपी यानी ट्राईफॉस्फेट, डी टीटीपी, डी सीटीपी, इस टाइप से इनको क्या किया गया, एक्टिवेटेड किया गया, प्रीकेसर्स में चेंज किया गया। इसके लिए डीएनए में जो एक तरह से वर्क करता है वो ट्राईफॉस्फेट नामक एंजाइम्स करता है, जिसके कारण से ये क्या हो पाते हैं, चेंज हो पाते हैं। बात करें आगे टेम्पलेट डीएनए की, दूसरी जो आवश्यकता है वो टेम्पलेट डीएनए है, यानी कि डीएनए की यह एक सूत्रीय जनक श्रृंखला होती है जो न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को पूरक क्षार युग्मकों द्वारा नई श्रृंखला के संश्लेषण में गाइड करती है। यानी कि पहले आवश्यकता तो क्या थी, न्यूक्लियोटाइड्स का प्रीकेसर्स, यानी कि एक तरह से न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेटेड होना। दूसरा जो है एक तरह से टेम्पलेट, टेम्पलेट के रूप में टेम्पलेट क्या है, डीएनए की हमें वो साइट्स मिल जाए, डीएनए की एक साइट ऐसी हो जिस पे डीएनए रेप्लिकेशन का वर्क हो सके, वो एक तरह से एक सांचे की तरह काम करे, एक तरह से एक वर्किंग साइट की तरह कार्य करे, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, टेम्पलेट की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता हुई, एक तरह से न्यूक्लियोटाइड के अणु को प्रीकर्सर्स में एक तरह से इनको चेंज करने में, दूसरी किसमें, टेम्पलेट में। इसके बाद कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीएनए एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए हेलिकेज एंजाइम, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे बात करेंगे हम कि जो डीएनए मटेरियल है वो किन किन स्टेप्स में एक तरह से डीएनए पुनरावृत्ति में, मतलब एक तरह से डीएनए की पुनरावृत्ति है वो किन स्टेप्स क्या हैं उसकी एक तरह से कैसे कैसे वो चेंजेस करता है। तो वो ऐसी 5 स्टेप्स हैं जिससे डीएनए का मटेरियल क्या होता है, एक तरह से नए डीएनए का निर्माण करता है, डीएनए की पुनरावृत्ति करता है। ये 5 स्टेप्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए की पुनरावृत्ति की जो प्रक्रिया थी वो इकोलाई के अंदर क्या की गई, नोट की गई, इकोलाई जीवाणु के अंदर नोट की गई। पहली स्टेप्स कौन सी थी स्टूडेंट, पहली स्टेप थी आपकी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की सक्रियता, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका क्या करना, सक्रिय होना, जो मैंने अभी बताया आवश्यकता में। तो पहला एक तरह से जो इसका स्टेज था वो ये था कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोटाइड का सक्रिय होना, यानी एक्टिवेशन ऑफ डी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो कि मैंने अभी बताया किसकी मदद से हो पाएंगे, उनमें जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटिक एंजाइम जब यूजेज करते हैं तो वो मोनोफॉस्फेट से किस में चेंज हो जाते हैं, ट्राईफॉस्फेट में, यानी एक तरह से AMP से ATP में चेंज हो जाएंगे, यानी AMP एडेनिन मोनोफॉस्फेट से किस में चेंज हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में चेंज हो जाता है।
इसके बाद ये इस प्रकार से ATP, GMP, CTMP सभी चेंज होते हैं। सेकंड वाली बात है वो क्या है, DNA की एक तरह से जो DNA रेप्लिकेशन के लिए है वो उद्गम स्थल की पहचान। DNA दूसरी जो आवश्यकता है उद्गम स्थल की पहचान, यानी कि DNA रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होनी कहाँ पे है। DNA रेप्लिकेशन का एक तरह से विकुंडलन का होना, जैसे मान लो ये DNA है, इसके अंदर क्या होना है, एक तरह से रेप्लिकेशन की प्रोसेस होनी है, तो इसमें पहचान की जाएगी कि किस एरिया पर हमें DNA रेप्लिकेशन की प्रक्रिया चालू करनी है। DNA रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कहाँ होगी, यानी कि ओरिजिन ऑफ साइट DNA की रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कहाँ पे स्टार्ट होगी। इसके लिए पर्टिकुलरली इसमें एक संरचना मतलब रेप्लिकॉन एक स्थल होता है जिसको हम रेप्लिकॉन स्तर बोलते हैं। रेप्लिकॉन के अंदर क्या होता है, एक तरह से ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। थर्ड बात कि DNA की नई श्रृंखला का संश्लेषण। थर्ड बात क्या होगी कि DNA की नई श्रृंखला का, ये स्टेप्स हैं, पहली स्टेप क्या हुई, एक तरह से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइडों का सक्रिय होना। दूसरा क्या हुआ, उद्गम स्थल की पहचान। तीसरा क्या हुआ, DNA की श्रृंखला का संश्लेषण होना। चौथी जो बात है वो है स्टूडेंट्स कि DNA की श्रृंखला का सक्रिय होने के बाद RNA प्राइमर का क्या होना, विच्छेदन होना। RNA प्राइमर का विच्छेदन होना। और पांचवा जो स्टेप है RNA प्राइमर के विच्छेदन के बाद कि ओकाजाकी खंडों का योग होना। ओकाजाकी खंडों का योग। स्टूडेंट्स अभी मैं मेरे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करूंगा कि DNA की पुनरावृत्ति की 5 स्टेप्स हैं। पहली कौन सी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रिय होना। दूसरी स्टेप उद्गम स्थल की पहचान होना। तीसरी स्टेप एक तरह से DNA की नई श्रृंखला का संश्लेषण होना। चौथा RNA प्राइमर का विच्छेदन होना। और पांचवा ओकाजाकी खंडों का योग होना। इसके बाद हम इनका जो विस्तृत प्रकार से एक तरह से किस प्रकार से DNA की रेप्लिकेशन की प्रक्रिया हो पाती है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल था, मेन अभी इनके बारे में डिटेल से हमें जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम दे पाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।